Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study modern atomic theory. Now start the lecture and understand what is atom. See, atom is the smallest particle of matter or substance which takes part in chemical reaction and which cannot exist in free state. Atomic theory was presented by John Dalton in 1804. 1804, John Dalton presented atomic theory, and according to this atomic theory, matter is made up of tiny particles known as atom. Right? So matter is made up of tiny particles known as atom, and atom is the smallest particle of matter or substance which is indivisible and which cannot exist in free state. Right? Second thing is that, right, all the atoms of a particular element, for an example सोडियम, तो सोडियम के जो सभी एटम्स हैं वो एक ही प्रकार के रहेंगे, बट द एटम्स ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन, तो दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी. थर्ड इज एटम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ मैटर because atoms form molecules or ions. These molecules or ions aggregate in large number and form matter. तो इस तरीके से जो जॉन डाल्टन की थ्योरी के अनुसार जो मैटर है उसका निर्माण एटम से हुआ है, और एक ही एलिमेंट के सभी एटम क्या होते हैं, समान होते हैं. अलग अलग एलिमेंट के एटम के मास और उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग अलग होंगी. फिर एटम, राइट, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस, एंड यही मॉलिक्यूल और आयंस ही क्या बनाते हैं, लार्ज नंबर में एग्रीगेट होकर मैटर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. राइट, ये थ्योरी जो कि जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत की थी 1804 में. राइट, और जॉन डाल्टन के अनुसार एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल एंड विच इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर. बट जो फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें मैटर को, राइट, जो फर्दर एक्सपेरिमेंट है उसमें एटम को इनडिविजिबल नहीं माना गया है. राइट, फर्दर एक्सपेरिमेंट के अनुसार, फर्दर जो एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार जो एटम है वो सब एटॉमिक, राइट, एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा. तो जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने एटम के बारे में और जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनके आधार पर जो जितने भी कंसेप्ट थे, राइट, जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, देन एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था. राइट, अब अगर हम देखें तो जॉन डाल्टन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल. बट मॉडर्न जो एक्सपेरिमेंट है उनके अनुसार जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं. इसके लिए फिर जो है थ्योरीज दी गई और उनको क्या कहा गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा गया. तो पहले लेक्चर में हमने एटम के बारे में समझा, फिर हमने ये देखा कि चूंकि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं तो वो किस तरीके से अरेंज होते हैं. तो दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर. राइट, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगेन रिवाइज नहीं करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी. तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं उसके लिए जो पहला सिद्धांत था वो किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था. राइट, तो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो कुछ इस तरीके का था, समझना आप. जे थॉमसन के अनुसार जो एटम होता है वो रिजिड और स्फेरिकल क्या होता है,
रिजिड एंड स्फेरिकल होता है। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन एटम रिजिड, स्फेरिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या होता है, पार्टिकल होता है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिवर्स जो है यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये एक स्फेरिकल पार्टिकल हो जाएगा जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसी में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है। जैसे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। तो उन्होंने यही कहा था कि जो एटम है वो एक रिजिड स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसी में जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है। इसको अगर हम देखें तो ये देखने में वाटर लेमन के जैसा क्या होता है, दिखाई देता है। अगर हम वाटर लेमन को अगर हम काट दें, आधा काट दें, तो वाटर लेमन का अगर आप आधा भाग काट देंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि वाटर लेमन में जो रेड ईटेबल पोर्शन होता है, राइट, जैसे वाटर लेमन में क्या होता है, वाटर लेमन में जो रेड ईटेबल पोर्शन होता है, एक मिनट, हाँ, वाटर लेमन में, जैसे वाटर लेमन में जो रेड ईडेबल पोर्शन होता है उसी तरीके से एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, अर्थात प्रोटॉन जो है यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जैसे वाटर लेमन में जो रेड ईडेबल पार्ट होता है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वैसे ही एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरी चीज, जैसे वाटर लेमन में जो सीड्स होते हैं वो रेड ईडेबल पार्ट में धसे हुए होते हैं, इन द सेम वे इसी पॉजिटिव चार्ज में जो नेगेटिव चार्ज है क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, अर्थात इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज में धसे हुए होते हैं। और ये जो थ्योरी थी ये जे थॉम्सन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसकी लिमिटेशंस ये थी कि इस थ्योरी के द्वारा ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कैसे पॉजिटिव चार्ज के अंदर ही नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन धसे हुए हो सकते हैं, राइट। इसको दूर करने के लिए जो अगला एक्सपेरिमेंट था, राइट, जो अगला मॉडल था वो किसने, रदरफोर्ड ने, राइट, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो जे थॉम्सन का क्या हो जाएगा, वाटर लेमन मॉडल हो जाएगा। फिर रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसका नाम क्या था, सोलर सिस्टम मॉडल। सोलर सिस्टम मॉडल तक कैसे पहुंचे हम पहले उसको समझते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड ने सबसे पहली चीज तो क्या है कि देखिए पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे उपस्थित हो सकते हैं, इसको लेकर सबसे पहले रदरफोर्ड ने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसको भी समझ ले तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, राइट, रदरफोर्ड ने सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अनुसार रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली, उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, बम्बार्डिंग की। तो एक बहुत ही पतली थिन, राइट, रदरफोर्ड ने एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली थी, राइट, ये हो जाएगी गोल्ड फॉइल। और इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा जो पार्टिकल हैं उनकी बम्बार्डिंग की थी और उससे 3 निष्कर्ष निकाले थे। पहला क्या हो जाएगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स एड्स गोल्ड फॉइल से पास हो गए। इसका मतलब ये है कि एटम का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एम्प्टी होता है। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अपने पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए, राइट। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्रैक्टेड हो गए और रिटर्न हो गए। इससे उन्होंने ये तात्पर्य निकाला कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में एक हैवीली मास कंसंट्रेटेड जो है पोर्शन होता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है,
होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज को ही रदरफोर्ड ने क्या माना था, न्यूक्लियस माना था, राइट। और इसी न्यूक्लियस की वजह से ही जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अल्फा पार्टिकल्स जो है टकराए और वो डिफ्रेक्टेड हो गए और रिटर्न हो गए। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो भी एटम होता है, राइट, एटम का सेंटर है, एटम के सेंटर में, राइट, एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज, एटम का सेंटर पॉजिटिवली चार्ज होता है और जिसमें एटम का जो मैक्सिमम मास है वो कंसंट्रेटेड होता है और इसके बाहर का जो भाग होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। और इसके आधार पर रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम जो थ्योरी थी वो अपनी दी थी। इस सोलर सिस्टम थ्योरी के अनुसार क्या था वो समझते हैं। तो रदरफोर्ड के सोलर सिस्टम मॉडल, जिसको निकनेम क्या है, सोलर सिस्टम मॉडल है, या रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार ये था कि रदरफोर्ड के अनुसार एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वह पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, साथ ही साथ जो एटम का मास है वो इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड में क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार एटम का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, राइट, और इसी में एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है, राइट। इसी को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा। तो जो रदरफोर्ड के अनुसार एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और मास जो है वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है, राइट। इसके बाहर सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, राइट। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये जो मॉडल था ये किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी क्या थी, कुछ जो थी लिमिटेशंस थी, तो उन लिमिटेशंस को नील्स बोर ने, राइट, नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया था। नील्स बोर ने मॉडल दिया था। सबसे पहले हम समझते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में कौन कौन सी जो थी लिमिटेशंस थी, राइट। सबसे पहली चीज तो यही थी कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं और अगर कोई पार्टिकल अगर रिवॉल्व करेगा तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वह एनर्जी को रेडिएट करेगा और अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उसकी जब पूरी की पूरी एनर्जी रेडिएट हो जाएगी तो वह आखिर में जाकर न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा और जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि एटम तो कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो इस बात की जो है व्याख्या नहीं हो पाई थी कि चूंकि न्यूक्लियस के चारों ओर जो एक्सेलरेटेड, राइट, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो एक्सेलरेटेड होगा और उसकी वजह से वह एनर्जी को रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से जब उसकी एनर्जी का रेडिएशन हो जाएगा तो वह न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। इसको दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना मार्ग प्रेजेंट किया। नील्स बोर के अनुसार जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, ये मान लिया, राइट। नील्स बोर ने ये कहा था कि नील्स बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, जिसको क्या कहा था, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा था, राइट। जैसे ये हो जाएगा तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक, राइट, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में ही क्या करता है, रिवॉल्व करता है, जिसको नील्स बोर ने क्या कहा था, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा था, राइट, या इसको ही क्या कहा था, एनर्जी लेवल कहा था, राइट। इसको क्या कहा था, एनर्जी लेवल कहा था। और जब इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वह एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा और एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा तो वह जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करेगा और उससे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थे, उनको जो है नील्स बोर ने दूर किया था। नील्स बोर ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं,
और यदि इलेक्ट्रॉन इसी डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वह ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, जिसकी वजह से वह न्यूक्लियस से नहीं टकराएगा, अर्थात एटम क्या होगा, स्टेबल रहेगा। फिर नील्स बोर के जो एटॉमिक मॉडल्स है उससे हमको और चीजें पता चली। जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है उसको ही क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है, और एनर्जी लेवल को 1, 2, 3 या 4 से दर्शाया जाता है, या अंग्रेजी जी के अक्षर KLMN से जो है इसको दर्शाया जाता है, राइट। फिर चौथी चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, वोर बरी जो थे रूल्स के बारे में पढ़ा था। और वोर बरी रूल्स के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी जो थी वो ये थी कि किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम यहां से अब शुरू करेंगे। तो मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी है अब ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट में ही अगर हम देखें तो ऑर्बिट में ही क्या होती है, ऑर्बिट में होती हैं सब सेल, राइट। ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। सेल के अंदर होती हैं सब सेल होती हैं, और उसमें क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, राइट। तो ये हमको आज पढ़ना है। तो यहां तक जो है नील्स बोर का मॉडल और बोर बरी का जो रूल है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, राइट। ये जो जितना भी नॉलेज था, ये जो जितना भी एक्सपेरिमेंट था, इसके आधार पर ही जो है श्रोडिंगर ने, राइट, श्रोडिंगर ने जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत की थी। यदि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी 3 मार्कर में पूछी जाती है तो हमें यहां पर उत्तर लिखना है, राइट। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, सी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वाज propounded in 1926 by Schrödinger, right? So Schrödinger propounded modern atomic theory in 1926, and which is based on the wave nature of electron. What is the wave nature? We have studied in the physics, right? So if 3 marker question is asked in the examination, then we can write this. See, modern atomic theory was propounded in 1926 by Schrödinger, right, and which is based on the wave nature of electron, right. Still we have studied that जो एटम होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है ये पॉजिटिवली चार्ज जो होता है, जिसको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर ही क्या होती हैं, ऑर्बिट होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार श्रोडिंगर ने जो 3 डायमेंशनल रीजन था आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसको सेल्स में, सब सेल्स में और ऑर्बिटल्स में ही क्या किया था, क्लासिफाई किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो श्रोडिंगर ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसको सेल, सेल मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्बिट। तो श्रोडिंगर ने जो 3 डायमेंशनल रीजन था, श्रोडिंगर ने जो 3 डायमेंशनल रीजन था आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसको सेल में, सब सेल में एवं ऑर्बिटल में क्या किया था, ऑर्बिटल में क्या किया था, जो था डिवाइड किया था, राइट। और इनमें ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, राइट। तो इस तरीके से अगर 5 नंबर में यही प्रश्न पूछा जाता है तो हमको इतना पूरा का पूरा लिख देना है और ये पूरी की पूरी जो है जानकारी देनी है। अब यहां से जो है 5 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज सब सेल, व्हाट इज ऑर्बिटल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, राइट। तो इस तरीके से अब जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 5 नंबर के लिए सीधी सी ये 5 से 6 चीजें आप याद रखेंगे। सबसे पहली चीज तो कौन सी हो जाएगी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वाज propounded in 1926 by Schrödinger, and the modern atomic theory is based on the wave nature of electron, wave nature of electron. Second क्या हो जाएगा, Schrödinger divided the 3 dimensional region outside the nucleus into cell, subcell and orbitals in which electron revolves, right. और आगे अगर आप सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर देंगे तो ये आपका 5 मार्क का जो है क्वेश्चन, 5 मार्क का आंसर तैयार हो जाएगा। अब
अभी तक हमने एटम का इतना स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, अब सेल, सब सेल, ऑर्बिटल क्या होता है इसको और हम आगे जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टडी ऑर्बिटल, राइट। तो ऑर्बिटल क्या होता है वो उसको समझते हैं। देखिए, द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल, राइट। तो जो 3 डायमेंशनल रीजन है अराउंड द क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये यहां पर 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। तो द 3 डायमेंशनल, राइट, द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। और एक एटम में डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं विच कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो एक एटम में डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको साइज के आधार पर, शेप के आधार पर, ओरिएंटेशन के आधार पर जो है डिफरेंशिएटेड किया जा सकता है। Third thing, there are 4 types of orbitals, S, P, D and F, right? अब इनका अगर हम साइज देखें तो जो S ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, राइट। जो S ऑर्बिटल होता है उसका आकार कैसा होता है, इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, P, जो P ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, डंबल, डंबल। The size of the size of p orbital is डंबल। देन क्या हो जाएगा, D, डबल डंबल, राइट। और F का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। साथ ही साथ जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं उनके आधार पर ही जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यदि 5 नंबर में पूछा जाए व्हाट इज ऑर्बिटल, राइट, व्हाट इज ऑर्बिटल एंड राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो इसको हम जो है बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, राइट, द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच the electron is most likely to found is known as orbital। और एक एटम में डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको शेप, साइज, ओरिएंटेशन के आधार पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, राइट। उनके नाम क्या हो जाएंगे, s ऑर्बिटल, p, d और f ऑर्बिटल। अब अगर हम शेप की बात करें तो जो s ऑर्बिटल है, S orbital is spherical, P orbital is dumbbell like, right, ये हो जाएगा। Then D orbital, या D orbital is double dumbbell like, right, and F orbital is complex। और जो 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं उनके आधार पर ही जो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अंडरस्टूड, राइट, इन एन ऑर्बिटल। नाउ सब सेल, राइट। अब सब सेल क्या होती है, देखिए, द सब सेल आर मेड अप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके माध्यम से ही या उनसे ही सब सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा, राइट। द सब सेल आर मेड अप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब सेल्स, जिसमें क्या हो जाएगा, S, P, D एंड क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ऑर्बिटल से ही सब सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। द सब सेल आर मेड अप ऑफ क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल हो जाएगा। जो सब सेल है, सब सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F। और हर एक सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल इज फिक्स्ड। देखिए, जो S सब सेल होती है उसमें कितना होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट। अब यहां पर समझते जाइए, जैसे ये क्या हो जाएगी, S ऑर्बिटल हो जाएगी, सॉरी ये क्या हो जाएगी, S सब सेल हो जाएगी जिसमें एक ही
ऑर्बिटल होता है, राइट। अब एक ऑर्बिटल में यहां पर मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, राइट। फिर जैसे हमने कहा कि जो p सब सेल होती है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, सॉरी 3, 1 2 3। तो यहां पर ये जो एक आपको बॉक्स दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल हो जाएगा, राइट। ये यहां पर क्या हो जाएगी? तो ये एक जो चौकोर बॉक्स हो जाएगा ये हो जाएगा ऑर्बिटल। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी हो जाएगी? p सब सेल हो जाएगी। तो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, और एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 2 2। तो p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। फिर d सब सेल, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। ये देखिए ये हो गया 5। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10, राइट। और f में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 ये इस तरीके से ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अगर आपने याद रख लिया तो ये बहुत होगा। और देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन डेप्थ में पूछे जाएंगे तो विद डायग्राम आपको बनाकर आना है। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा? एक ऑर्बिटल हो जाएगा, राइट। ये क्या है? यहां पर सेल के नाम लिखिए। देखिए सेल, यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, सेल को भी उन्हीं अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्बिटल को भी उन्हीं अक्षरों से, राइट। ऑर्बिटल को भी हम एस पी डी एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं और सेल को भी एस पी डी एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अंतर इतना होता है, ये क्या हो जाएगा? एक ऑर्बिटल हो जाएगा। और तो जैसे ये यहां पर जो एक लिखा है यही क्या है? एक ऑर्बिटल हो जाएगा और यही क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी। फिर हमने देखा था कि जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल को आप अगर जोड़ते जाएंगे तो उसी से किसका निर्माण होता है? सेल का निर्माण होता है। तो जब 3 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा? p सब सेल बन जाएगी। अगर इसमें हम 2 ऑर्बिटल और जोड़ दें तो यही क्या बन जाएगा? d सब सेल हो जाएगी। इसमें 2 ऑर्बिटल और जोड़ दें तो यही कौन सी सब सेल हो जाएगी? f सब सेल हो जाएगी। क्लियर? तो 5 नंबर के लिए हमारा जो है आंसर क्लियर हो चुका है सब सेल में। तो द सब सेल्स, राइट, द सब सेल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्बिटल्स। और सब सेल को एस पी डी एवं एफ से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक सब सेल में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, राइट, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होती है? फिक्स होती है। तो प्रत्येक सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है, साथ ही साथ ऑर्बिटल भी क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्बिटल से ही क्या बनती है? सब सेल बनती है, राइट। तो जो एस सब सेल है, एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। फिर यदि 3 ऑर्बिटल मिल जाए तो उनसे p सब सेल बन जाएगी। यदि 5 ऑर्बिटल मिल जाए तो उनसे d सब सेल बन जाएगी। यदि 7 ऑर्बिटल मिल जाए तो उनसे क्या बनेगी? f सब सेल बन जाएगी। इस प्रकार सब सेल में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हम पढ़ते हैं, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, क्योंकि s जो सब सेल है, s सब सेल एक ही ऑर्बिटल से मिलकर बनती है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एक ही ऑर्बिटल से s सब सेल मिलती है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2। फिर p जो सब सेल है, अगर हम 3 ऑर्बिटल्स को मिला दें, ये 3 ऑर्बिटल्स जब मिल जाएंगे तो उनसे कौन सी सेल बनेगी? p। अर्थात p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। अब यदि हम यहां पर 5 ऑर्बिटल को मिला दें, ये 5 ऑर्बिटल, 4 हुए, ये हो गए 5। तो 5 ऑर्बिटल से d सब सेल बनती है। 5 दूना कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और f जो सब सेल है वो, हाँ, जो f सब सेल है वो 7 ऑर्बिटल से मिलकर बनती है। अर्थात f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14, राइट। अब जो है हम यहाँ पर सेल या ऑर्बिटल को पढ़ते हैं, राइट। तो ऑर्बिटल को तो हम पहले भी ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट को पढ़ते हैं, राइट। तो द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज नोन एज ऑर्बिट, राइट। सीधी सी बात है, किसी भी
एटम, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के चारों ओर वह सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, राइट। तो द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज नोन एज ऑर्बिट, राइट। और ऑर्बिट जो है वो किससे, सब सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो द सब सेल्स मेक अप द सेल्स विच आर कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी। तो जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिट या सेल किससे मिलकर बनी हुई होती है, सब सेल से। तो सब सेल से मिलकर ही सेल बनती है और सेल को ही क्या कहा जाता है, ऑर्बिट भी कहा जाता है या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, राइट। तो सब सेल से मिलकर सेल बनती है और सेल को ही क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, राइट। एनर्जी लेवल इसको अगर हम देखें तो इसको डिनोट किया जाता है KLM और N के द्वारा, KLM के द्वारा जिसको प्रदर्शित किया जाता है, या फिर एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 के अनुसार दर्शाया जाता है। K मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल 1, L ऑर्बिट मतलब एनर्जी लेवल 2, M मतलब एनर्जी लेवल 3, N मतलब क्या आ जाएगा, एनर्जी लेवल 4 हो जाएगा, राइट। और बोर के अनुसार एनर्जी लेवल क्या होता है, फिक्स होता है, जिसको KLMN के द्वारा दर्शाया जाता है, राइट। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होती है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। तो जो K ऑर्बिट होती है, K विच इज द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, देयरफॉर K का जो एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और उसके बाद में L की एनर्जी ज्यादा होगी, M की ज्यादा, और N की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये K ऑर्बिट हो जाएगी, उसके बाद में M, उसके बाद में M और उसके बाद में O। तो KLMN, राइट। तो सब सेल से मिलकर क्या बनती है, सेल बनती है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल को 1 2 3 4 या 5 से दर्शाते हैं और इसी सेल को, सब सेल को या एनर्जी लेवल को KLMN के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हर एक ऑर्बिट में सेल की संख्या भी क्या होती है, या सेल में सब सेल की संख्या भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, राइट। तो यहां पर जो लिखा है वो लिखा है क्या, सेल, राइट। तो जैसे K सेल है, K सेल में कौन सी सब सेल पाई जाती है, ओनली S सब सेल पाई जाती है। यहां पर अंग्रेजी के जो अक्षर हैं वो बदले हुए, तो मैं आपको सुधार के बता दूंगा। तो सेल K में सब सेल कौन सी होती है, S होती है, राइट। यहीं पर समझ लीजिए सब सेल। तो K में सब सेल कौन सी होती है, केवल S, अर्थात K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। L में सब सेल कौन सी होती है, S और क्या हो जाएगा, P। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसके 2, P के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6, मतलब कितने, 8। फिर M में सब सेल में हो जाएंगी S, P और D, तो कितने, 18। और N में कौन कौन सी सब सेल होती है, S, P, D, F, तो कितने हो जाएंगे, 32, जिसको आगे इस टेबल से भी आप समझ सकते हैं, राइट। तो K में केवल और केवल कौन सी सेल होती है, सब सेल होती है। तो K सेल में ओनली सब सेल होती है S, और S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। क्यों, क्योंकि S जो सब सेल होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए सब सेल S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए K में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर। फिर उसके बाद में जो L है, राइट, जितना एनर्जी लेवल होगा, जैसे इसका एनर्जी लेवल 1 है तो सब सेल कितनी होगी, 1। इसका एनर्जी लेवल 2 है तो इसमें सब सेल कितनी होंगी, 2, राइट। इसका एनर्जी लेवल 3 है तो SPD 3, और इसका एनर्जी लेवल 4 है तो SPDF क्या होंगी, इसमें सब सेल होंगी। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में कितने आ सकते हैं, 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। M में S भी होगी, P भी होगी और D होगी, S के 2, P के 6, D के 10, राइट। तो कितने हो जाएंगे, 18। फिर N में S, P, D, F, चारों जो सब सेल हैं वो मौजूद होंगी, राइट। इसीलिए इसके 2, इसके 6, इसके, राइट, 10 और इसके कितने हो जाएंगे, 14। तो 18 और 14 कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्लियर। अब देखिए यहां से मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, चाहे ऑर्बिटल की बात हो चाहे किसी की भी बात हो, अगर आपसे पूछे, राइट, जैसे 3 नंबर में पूछा जाए कि नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स, राइट,
जो नंबर ऑफ सब सेल्स इन एल एन ऑर्बिटल, तो सॉरी एन ऑर्बिट में, तो एन ऑर्बिट में या एन सेल में एस पी डी और एफ क्या होती हैं, सब सेल होती हैं, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो एफ में ऑर्बिटल कितने होते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3, और इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, 1। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एन जो है जाएगी, एन क्या हो जाएगी, ऑर्बिट हो जाएगी, जिसमें एस पी डी एफ क्या होती हैं, सब सेल होती हैं। एफ में 7 ऑर्बिटल होंगे, डी में 5 ऑर्बिटल होंगे, पी में 3 ऑर्बिटल होंगे, एस में 1 ऑर्बिटल होगा, इसीलिए एन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब हम यहां पर समझते हैं क्वांटम नंबर समझते हैं। तो क्वांटम नंबर से ही किसी भी ऑर्बिटल में, राइट, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इसको हम क्वांटम नंबर के माध्यम से ही जो है पता चलता है, राइट। तो क्वांटम नंबर ऑफ दोज नंबर्स थ्रू विच वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज फाउंड इन ऑर्बिटल। तो किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, उसको क्वांटम नंबर से ही जो है हमें जानकारी मिलती है, राइट। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो पहली हो जाएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी क्वांटम नंबर का जो प्रश्न है वो 5 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर 3-3 नंबर में जो क्वांटम नंबर है वो पूछी जा सकती है। तो जो क्वांटम नंबर है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इट रिफर्स टू द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर होता है जो उस ऑर्बिट या सेल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमने n बराबर 1 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें, k ऑर्बिट में है, राइट। तो n बराबर 1 मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें है, k ऑर्बिट में है। n बराबर अगर 2 है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में हो जाएगा, l में। n बराबर अगर 3 है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो m ऑर्बिट में होगा। n बराबर 4 तो इलेक्ट्रॉन किस में, n ऑर्बिट में होगा, राइट। साथ ही साथ चूंकि k l m n को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी। तो जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में बताती है, या फिर वो ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूर है वो बताती है, या उसका एनर्जी लेवल क्या है वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा बताया जाता है, राइट। फिर दूसरा हो जाएगी अजीमुथ क्वांटम नंबर। तो अजीमुथ क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताती है। तो अजीमुथ क्वांटम नंबर शोज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। साथ ही साथ इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर में पूछा जाए अजीमुथ क्वांटम नंबर, तो क्लियरली हम कह सकते हैं अजीमुथ क्वांटम नंबर शोज द एंगुलर मोमेंटम एंड 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, राइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय एल। और एल की जो वैल्यू होती है इट डिपेंड्स ऑन एन, राइट। एल की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एन पर। तो एल इज इक्वल्स टू होता है एन माइनस का 1। इसका मतलब क्या हुआ आप यहां पर समझें, राइट। इफ n इक्वल्स टू 0 तो l इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। n इज इक्वल्स टू 1 तो l बराबर क्या होगा, यहां पर एक तो 0 होगा और क्या हो जाएगा 1। n बराबर कितना हो जाएगा 2 तो l बराबर कितना हो जाएगा 0 1 एंड 2। यदि n बराबर कितना है 3 तो 0 1 2, हाँ इतना हो जाएगा। n बराबर यदि 4 है तो l बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से l की जो वैल्यू है वो n के ऊपर डिपेंड करती है और l की वैल्यू हमेशा n माइनस क्या होती है 1 होती है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
इंडिकेट्स द थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिट इन स्पेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिट है वो इसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिट इन स्पेस इन मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम के द्वारा, और एम की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? एल पर, राइट। तो वैल्यू ऑफ एम इज डिटरमाइंड बाय एल, राइट। अब जैसे हमने कह दिया कि m बराबर 0 हो जाएगा, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो m की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? l पर डिपेंड करती है, राइट। इफ l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ, यहां पर m की जो वैल्यू है वो माइनस का l 0 प्लस का l पर डिपेंड करती है। जैसे यदि l बराबर 0 तो m बराबर 0 होगा, l बराबर क्या हो जाएगा? 1, तो m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 0 प्लस का 1। यदि l बराबर 2 है तो m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि l इक्वल्स टू क्या है? 3 है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 और क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक नंबर है वो हम निकालते हैं, राइट, एम की। अब चौथा हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या करता है कि स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। इसके कुल दो वैल्यू होते हैं, एस प्लस 1/2 हो जाएगा और एस क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब एम से क्या पता चलता है? जैसे हमने कहा कि ये एक ऑर्बिटल, जैसे ये कौन सी हो जाएगी? हम पी सब सेल को लेते हैं, तो पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। तो पी में ये हो जाएगा 0, ये क्या कहलाता है? +1, ये क्या कहलाएगा? -1। अब जैसे हमने एफ ले लिया तो एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। ये डी ऑर्बिटल हो जाएगा, तो इसमें ये 0, ये +1, ये +2, ये -1, ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पर जैसे ये जो एम है, इस तरीके से हमको यहाँ पर पता चल जाएगा ऑर्बिटल के बारे में, राइट। तो जो 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन है वो हमको किससे पता चलता है? एम से पता चलता है। और इसमें स्पिन, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इसमें जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन ये है, राइट, अगर उसकी क्वांटम संख्या क्या है? -1/2 है, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा भराएगा? इस तरीके से भराएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा पहले पॉजिटिव भराएगा, राइट, इस तरीके से, और फिर उसके बाद में जो है नेगेटिव स्पिन नंबर के साथ में इस तरीके से भराता है, जिसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एन से दर्शाते हैं और यह उस ऑर्बिट को बताती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। फिर अजीमुथ क्वांटम नंबर जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताती है और इसकी वैल्यू n-1 हमेशा होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को बताती है, राइट, और इसकी वैल्यू -L 0 से लेकर +L के बीच में होती है। मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, -L 0 से लेकर +L के बीच में होती है। एवं स्पिन क्वांटम जो नंबर है वो +1/2 या -1/2 हो सकती है। नाउ वी विल स्टडी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इन एन एटम। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं उसको समझते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउस लॉ, राइट। तो जो ऑफ-बाउस लॉ होता है, राइट, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, राइट। तो ऑफ-बाउ लॉ के अनुसार, ऑफ-बाउस जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, राइट। साथ ही साथ जो ऑफ-बाउस लॉ है इसके अलावा भी पाउलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हो जाएगा या हुन्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी,
right, multiplicity and the radiative energy of the orbitals, right। तो जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अफबाउस लॉ के अनुसार भरे जाते हैं। अफबाउ लॉ इज बेस्ड ऑन पाउली's एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हूर्न्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट, एंड द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, इनके आधार पर जो है भरे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अफबाउ के प्रिंसिपल को समझते हैं, राइट। यहाँ पर आप समझिए 2021 का जो मेंस एग्जाम था, मेंस एग्जाम में यहाँ पर जो था पाउली's एक्सक्लूशन जो है नियम जो है, पाउली's एक्सक्लूशन प्रिंसिपल जो है पूछा गया था। इसीलिए इन तीनों प्रिंसिपल को हमको बहुत अच्छे से समझना है विद डायग्राम। यदि 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन इट इज नेसेसरी टू राइट या टू डिस्क्राइब थ्रू डायग्राम, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अफबाउ का प्रिंसिपल क्या कहता है। सी, अकॉर्डिंग टू अफबाउ's प्रिंसिपल, एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी first, and when it is filled up completely then remaining electron are accommodated to the orbitals of the next higher energy. The orbital of having highest energy is filled up in the last. बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, right? An electron occupies the orbital of lowest energy first, then and when it is filled up कंप्लीटली देन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें फिल करते हैं। जैसे अगर हम समझें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनेस हो जाएगा। अब देखिए एनर्जी लेवल सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगा, सॉरी के ऑर्बिट हो जाएगी, फिर एल ऑर्बिट हो जाएगी, फिर एन और फिर क्या हो जाएगी ओ। की में एक ही सब सेल होती है तो एक ही ऑर्बिटल होगा। एल में जो है एक तो क्या होगी सब सेल एस होगी और उसके बाद में क्या होगी यहां पर दूसरी 2s हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 2s हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल। m में क्या होंगे 3s 3p और क्या हो जाएगा 3d, फिर 4s 4p 4d और 4 क्या हो जाएगा f हो जाएगा। देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि k का एनर्जी लेवल एक होता है जिसका एनर्जी लेवल क्या होता है कम होता है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि क्या हो जाएगा 1s। l का जो एनर्जी लेवल 2 है इसलिए इसमें 2 सब सेल होती हैं, 2s हो जाएगा और 2p हो जाएगा, राइट। तो जो s और p है यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं ऑर्बिटल को दर्शा रहे हैं, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d और क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा। अब अफबाउ का रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वो लो लेवल जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल लो होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे सबसे पहले किस में जाएगा 1s में जाएगा, फिर किस में जाएगा 2s में जाएगा, फिर किस में जाएगा 2p में जाएगा, फिर किस में जाएगा 3s में, राइट, फिर किस में जाएगा 3p में। तो देखिए यहां तक तो क्लियर है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में, राइट, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा 2p में, ये भी क्लियर है, फिर उसके बाद में कहां जाएगा 3s में, फिर कहां जाएगा 3p में, ये भी क्लियर है। लेकिन 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाता है, ये याद रखना है। 3p के बाद में 3d में ना जाकर इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है 4s में। इसका मतलब ये हुआ कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो 3d से क्या होती है कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p के बाद में 4s ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद में किस में जाएगा 3d में, फिर इसके बाद में 4s। जैसे अगर मैं यहां पर मान लूं जो है यहां पर लिखा हुआ जैसे 5s लिखा है, 5p लिखा है, 5d लिखा है, 5f लिखा है, राइट, और क्या हो जाएगा 5g लिखा है। तो इसके बाद में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, राइट, और उसके बाद में ये यहां से आएगा, राइट। ये यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया,
देखिए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाएगा 3p में, 3p में जब जाएगा तो वो 3d में न जाकर पहले किस में जाएगा 4s में, 4s के बाद में कहां पर जाएगा 3d में, फिर 4p में। तो ध्यान रखें 4p में जाने के बाद में 4d में नहीं जाएगा, फिर कहां पर आ जाएगा ये 5s में आ जाएगा यहां पर, फिर उसके बाद में 5s से कहां पर 4d में इस तरीके से, और फिर कहां पर आ जाएगा 6s में, इस तरीके से चलता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल को सबसे पहले ऑक्यूपाई करता है, जब वो पूरा भर जाएगा तो उसके बाद में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो हायर जो एनर्जी लेवल है उन ऑर्बिटल में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और इसको ही क्या कहा जाता है, ऑफ बाउस का रूल कहा जाता है। ये थ्योरी लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है, तब जाकर आपको 5 आउट ऑफ क्या मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। सेकेंड हो जाएगा पाउलीज क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसके अनुसार क्या है, राइट, नो टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम कैन हैव द सेम ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर है वो हमेशा समान नहीं हो सकती हैं। दैट इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड इन एन ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, राइट। देखिए मेंस एग्जाम में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी पूछा जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये ऑर्बिटल बन गया, ये 2s हो गया, ये राइट। एग्जाम में आपको बिल्कुल इस तरीके से ही लिख के आना है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है कटेंगे, राइट। ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा 3p, ये क्या हो जाएगा 3d। अब देखिए पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो पहली चीज तो आपको यहां पर यही लिखनी है कि 2 इलेक्ट्रॉन की, राइट, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, राइट। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्या, जैसे मैंने कहा कि n1 हो गया, राइट। तो यहां पर जैसे l है, राइट, इसका भी क्या हो जाएगा l भी जैसे हमने मान लिया कि 0 l1 हो जाएगा, राइट, m हो जाएगा, राइट। तो यहां पर और कौन सा हो जाएगा s जैसे +1/2 है तो इसका भी n1 हो सकता है, राइट, l भी 1 हो सकता है, m भी 1 हो सकता है, परंतु इसका जो s है वो क्या होगा -1/2 होगा। तो ये आपको लिख के आना इस तरीके से, यहाँ पर जगह नहीं बची है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन की n, l और m ये तीनों क्वांटम जो संख्या है वो बराबर हो ही जाए तो s जो है हमेशा क्या होगी, अलग होगी, अर्थात उसका स्पिन क्या होगा, अलग अलग होगा। ये तो रूल हो गया। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ वो समझ लो आप। देखिए इसका सीधा सा मतलब ये हुआ है कि जैसे मैंने कहा कि ये ऑर्बिटल है, अब आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, तो क्या आप इसको अगर इस तरीके से लिख दो, ये ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा है, इसको हम ऐसा भर सकते हैं क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, एस भी इनकी क्या हुई, समान होगी, और ये क्या हो गया, गलत हो गया। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर आपने दोनों ऊपर की ओर भर दिए तो इसका मतलब क्या है कि स्पिन संख्याएं बराबर हो गई और ये गलत माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, राइट। तो हो सकता है कि 3 संख्याएं, जैसे मैंने कहा कि ये ऑर्बिटल है, इसके लिए n, l, m
तीनों क्या हो सकती हैं, समान हो सकती हैं, लेकिन स्पिन संख्या हमेशा क्या होगी, समान नहीं होगी, -1 हो जाएगा। इसीलिए तो जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जैसे n11 है तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। तो 1s में हम एक सीधा भरेंगे और एक उल्टा भरेंगे, इस तरीके से, क्लियर, क्योंकि जो स्पिन संख्या है दोनों की अलग है। फिर 2s में फिर इसमें एक सीधा स्पिन 1/2, ये -1/2। अब इसमें हमको कितने भरने हैं, 6 भरने हैं, तो ये और ये, फिर -1/2 -1/2 -1/2, राइट। और यहां पर ये 3s का ये इस तरीके से ये सीधा का सीधा रहेगा। ये बिल्कुल सही तरीका है अगर आप इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भरते हैं, राइट, या आप इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भरें, दोनों -1/2, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट। तो इस तरीके से पाउलीस का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल यही कहता है कि जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। 3 यदि समान हो भी जाए तो स्पिन संख्या हमेशा क्या होगी, अलग होगी। इसका मतलब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन की वजह से एक सीधा भराता है, एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, क्लियर। अब अगला हो जाएगा हॉर्न्स रूल ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हैव जनरल टेंडेंसी टू रिमेन अनपेयर्ड इन एन इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल सो एज टू हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स हैव जनरल टेंडेंसी टू रिमेन अनपेयर्ड इन एन इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल सो एज टू हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी। इसका सीधा सा मतलब जो है मैंने यहां पर लिख दिया है कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ सब सेल कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल द ऑर्बिटल ऑफ दैट सब सेल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। आप बोलेंगे ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। फिर से वही उदाहरण लेते हैं, सोडियम 11, इसका कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑर्बिटल, ये 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा। अब देखिए, और यहाँ पर मैं आपको एक ऑक्सीजन का और बताना चाहूँगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए, तो इसका मतलब क्या कहा गया है कि किसी भी ऑर्बिटल में, राइट, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि ईच ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। कहने का मतलब ये कि इसमें जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और स्पिन की वजह से एक -1/2 की वजह से उल्टा बढ़ाएगा, फिर इसमें इस तरीके से इसमें। अब जैसे इसमें हमको 6 इलेक्ट्रॉन बनने, तो सबसे पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, जैसे इसमें। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि इससे समझते, इससे आपको समझ में आएगा। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सीधा फिर उल्टा भरा जाएगा। इसमें भी क्या होगा, सीधा और ये उल्टा भरा जाएगा। अब हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने इसको ऐसा भर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही आपको एग्जामिनर को विद डायग्राम जो है बता के आना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप एक ही बार कट लगाएं, मैंने ज़्यादा लगा दिए, राइट। इस तरीके से सही तरीका क्या होगा, सही तरीका ये होगा, मेरे पास जगह नहीं, आप नीचे एक्सप्लेन करके आए। यहाँ पर यही होगा, जो 2p4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑफ सब सेल कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल ऑफ दैट सब सेल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमने क्या कर दिया, पहले ही पेयरिंग कर दी, इसी वजह से ये क्या है, गलत है। सबसे पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्लियर। ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होगी, पेयरिंग होगी। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4,
तो यहाँ पर एक पेयर बनेगा, मतलब इस तरीके से भरना गलत है, ये क्या होगा, सही होगा। यही क्या कहलाता है, पाउलीस जो है, सॉरी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगा। और ये क्वेश्चन 2021 में आया है, इसलिए तीनों को विद डायग्राम आपको एग्जाम में लिख कर आना है, राइट। ऑफ बाउ में आप ये डायग्राम बनाएं, राइट। पाउलीस का एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसमें सबसे पहले ये क्वांटम संख्या लिखें और फिर इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर जो है बताकर आए। वैसे ही यहाँ पर भी आप ये डायग्राम बनाएं। अब आखिरी में हम इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है 3 मार्कर में जो है पूछ लिया जाए, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे शुरू में कार्बन का 6। अब एक मैं वो स्टैंडर्ड तरीका बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पूछा जाता है तो उसको लिखते कैसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का जो सबसे सटीक तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें 1s2 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। अब जब आप इसको भरें तो इस तरीके से प्रॉपर आप लिख के आए, ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा क्या 2s, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2p, राइट। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कौन सी सेल हो जाएगी, k में क्या होता है, k में एक ही सेल होती है s, और s में एक ही ऑर्बिटल होता है। फिर जो अगली सेल होती है, अगला ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, kl। l में कितनी सब सेल होती हैं, 2, s और p। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। क्लियर। अब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरेंगे, तो यहाँ पर 1s2, तो इसमें ये सीधा ये उल्टा, फिर 2s2 में ये सीधा और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने जल्दबाजी में ऐसे भर दिए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हुंड का जो रूल हमने पढ़ा था, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल यही कहता है कि सबसे पहले एक ऑर्बिटल में, जितने भी ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में पेयरिंग होगी, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है। 3 नंबर में अगर ये पूछा गया तो इतना आपने लिख दिया तो आपका पूरे के पूरे जो है मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब मैं ऑक्सीजन का और बताता हूँ। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, फिर 2p क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसका भी हम वैसे ही लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1s हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। क्लियर। ये कौन सी सेल हो जाएगी, यहाँ पर k, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सी हो जाएगी, l। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर फिर आप जो है पाउली का नियम क्या कहता है कि हमेशा एक सीधा होगा और एक क्या होगा, उल्टा होगा। चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होती, और ये रूल हमने अभी पढ़ा था। सबसे पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक जाएगा, फिर क्या होगी, पेयरिंग होगी, इस तरीके से ये 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन का 8। वैसे ही अब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सोडियम 11, तो 11 हम क्या हो जाएगा, 1s2, 2p क्या हो जाएगा 2, फिर 2p क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 3s1, राइट। वैसे अगर अब आप एल्यूमिनियम का देखेंगे तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, 1s2, 2p6, सॉरी 2s2, 2p6 और 3s कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने हो गए, 3p1। क्लियर। अब आप कहेंगे कि सर इनको भरते कैसे, तो बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। अब सबसे शुरू में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कौन सी कक्षा में जाएगा, के कक्षा में जाएगा। के कक्षा में एक ही सेल होती है, एक ही सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, तो 1s2 लिख दिया। अब आती है कक्षा कौन सी, l, राइट। और l में आपको ये भी पता है कि 2n² से इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अर्थात एक तो s सब सेल होगी और एक p।
एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 हो सकते हैं, तो पी में जाएंगे 6, एस में जाएंगे 2, तो 2 ये भर चुके, 2 और 6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके, 8। अब कौन सी कक्षा आएगी, एम कक्षा आएगी। एम कक्षा में सबसे पहले एस सब सेल में एस ऑर्बिटल में भराएंगे, कितने भर दिए, 2। अब 2 भर दिए तो यहां पर 2, 2 4 और 6, ये होगा 10, 10 और 2 कितने होगा, 12। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अब किस में भराएगा, 3p में भराएगा, तो 3p कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से जो जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर हमको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाए, राइट, अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो बढ़िया डिटेल से आपको इस तरीके से लिख के आना, और ये पूछा ही जाएगा, राइट। 2021 के एग्जाम से हमको आइडिया लग गया है कि अब आपको केवल और केवल जो डेफिनेशंस हैं, राइट, या जो थ्योरीज हैं वो पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, राइट। तो ये हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को भी बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।